जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज आपका पेपर था हिंदी का, यानी कि बोर्ड का पेपर था। तो आपका सेट नंबर है 302 DI। तो आप लोग अपना अपना सेट को मैच करेंगे, तभी आप लोग यहाँ पर आंसर की को मैच करेंगे, वरना आप लोग बाद में कमेंट करते हैं सर आंसर गलत है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर सभी सेट के हल जल्द से जल्द अपलोड किए जाएंगे। तो आप वीडियो को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि वो भी लोग अपनी अपनी आंसर की मैच कर सकें। और जल्दी से देखना है, वीडियो को पूरा देखेंगे, इसके बाद आप अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। ये क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल है। तो यहाँ पर जो हमने आंसर माना है वो हमने माना है चंद्रवंश की महिमा। तो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। वैसे इसका आंसर हमें ढूंढने पर जो मिला है वो मिला है चंद्रवंश की महिमा को। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा यहाँ पर कह रहा है कि गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विदा है। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? नाटक। इसके बाद ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? सही जवाब यहाँ पर हमारा होगा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यहाँ पर उपन्यास है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आप लोगों से उपन्यास का नाम यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर? पुनर्वा। क्या होगा? पुनर्वा। यहाँ पर हमारे इसका सही जवाब क्या होगा? पुनर्वा हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। रचना क्या लिखेंगे? माटी हो गई सोना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही जवाब होगा। इसके बाद भारतेंदु युगीन कवि हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? भारतेंदु युगीन कवि हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा, यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा भारतीय युगीन कवि हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा प्रेमघन। क्या होगा? प्रेमघन हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हुंकार काव्य के रचयिता हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा हुंकार काव्य के यहाँ पर आपको रचयिता बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद घावाला यहाँ पर कह रहा है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? शमशेर सिंह बहादुर, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हमारे फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? 1959 हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? स्मिता नंदन पंत यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है। तो आपको गद्यांश सबसे पहले पता करना होगा गद्यांश के पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। तुम्हारे पाठ का नाम क्या है? अशोक के फूल। इसके कौन है? इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, तो आप लिखेंगे उपरोक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आपको जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है उसको आपको अपने शब्दों में लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक के फूल को सम्मानित किया है। तो यहाँ पर इसका आपको आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इसका आंसर लिखा हुआ जरूर मिलेगा। तो आप आंसर स्वयं से इसका ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अशोक के फूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अशोक पर फूल आने पर संबंध के लेखक का क्या विचार है? आशिंजकारी तथा कड़ावतंस का अर्थ लिखना है। कड़ावतंस का आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है। इसके बाद यहाँ पर है निंदा। तो यहाँ पर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका मुझे नाम बताएंगे। ठीक है। लेखक का नाम और पाठ का नाम। ठीक है। आपको गद्यांश संदर्भ तो फिर सब में वही रहता है। आप सभी छात्र समझदार हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उपरोक्त गद्यांश के लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी कि आपको पाठ का नाम और यहाँ पर जो आपको रेखा दिख रही होगी यहाँ नीचे, उसी को आपको अपने शब्दों में लिख देना है। इसके बाद निंदा किसकी पूंजी है? सत्य कल्पित तथा कलंक कथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ आपको सबसे पहले दिए गए पद्यांश के अर्थ लिखना है। तो ये हमारा किससे लिया गया, ये हमारा लिया गया है गीत 3 नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन, जिसके कवि कौन है, महादेवी वर्मा। कौन है, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोगों को प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गीत 3 नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। बस पवन दूत का किसके द्वारा किसने किसको संदेश भेजा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का आपको स्थायी भाव लिखना होगा। इसके बाद अथवा में कह रहा है कि मैं नीर नहीं भरी बदली सी। तो यहाँ पर भी आप लोग को एक करना, तो वो मैंने एक का ऊपर वाला बता दिया है। तो यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में पाठ का नाम, लेखक का नाम बताएंगे अगर आपको आता है तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक व रचयिता का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करें। नयनों में दीपक जलते से कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। कवियत्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है। उपयुक्त पद्यांश में कवियत्री ने स्वयं को क्या बताया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है। तो आप लोगों को किसी एक पर ही जीवन परिचय लिखना है। लगभग आपको 2 पेज का यहाँ पर जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। मैंने अपने वीडियो में बता रखा था कि जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है, क्या हेडिंग डालनी, सारा कुछ मैंने पहले बता रखा है। अगर आपने वीडियो को पहले सब्सक्राइब किया होता तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपने काफ़ी अच्छा लिखा होगा। इसके बाद खा वाला यहाँ पर कह रहा है कि आपको काव्य में, यानी कि आपको कोई एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। तो आपको यहाँ पर आप लोगों ने जीवन परिचय लिखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने किस कवि का जीवन परिचय लिखा है। पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और अथवा में कह रहा है कि बहादुर कहानी की कथा वस्तु पर सार लिखिए। लगभग आपको 1.5 पेज का आंसर लिखना था। इसके बाद स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये हमारे जिले वाइज खंड काव्य बटे होते हैं। तो आप लोगों ने अपने जिले के अनुसार खंड काव्य तैयार कर लिए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आता है निम्नलिखित गद्यांशों को एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाली होगी, संदर्भ डाला होगा, फिर आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद। क्या डालेंगे, संदर्भ, फिर हिंदी में अनुवाद, फिर आपने किसी एक का आपने हिंदी में अनुवाद कर देना है। होता है कुछ नहीं है, आप पढ़ते जाएंगे और आप इसका हिंदी में अनुवाद कर देना। मैंने आपको वीडियो में समझा रखा था, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको किस प्रकार से करना है मैंने काफ़ी पहले बच्चों को बता दिया था। तो हमारे जो बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, उन लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर दिया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करना है। तो किसी एक का आपको संदर्भ भी लिखना है और साथ में आपको हिंदी में अनुवाद भी करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों किसी में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको वाक्य का प्रयोग करके लिखना होगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब कि समय बीतने पर सहायता व्यर्थ हो जाती है, मतलब कि समय बीतने पर सहायता व्यर्थ हो जाती है। अधचल गर्गी छचा जाए, मतलब जिसके पास कम ज्ञान होता है वो अधिक उछलता है। आग बबूला होना, कुलित होना, आसमान टूट पड़ना, अधिक मुसीबत आ पड़ना। तो ये हमारे सभी मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ हो जाएंगे। इसके बाद अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के प्रश्नोत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जितने गद्यांश दिया गया है इसको आपको यहाँ पर पढ़कर स्वयं से पढ़ेंगे, करना कुछ नहीं होता है। बच्चों को ट्रिक होती है छोटी सी, उसी को अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपने इसको पकड़ के फोड़ दिया होगा। ठीक है, इसको पढ़ना होता फिर उसी को अपने शब्दों में लिखना होता है, यही सब कुछ होता है। पद्यांश होता कुछ खास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों ने, सभी बच्चों ने, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी छात्रों ने इसको एकदम से आराम से फोड़ दिया होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग हुआ है। गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। उनके समीप तक पहुँचने में क्या कठिनाइयाँ थीं। तो ये हमारे सभी क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे गद्यांश से लिए गए, इसलिए आप लोगों ने पकड़ के फोड़ दिया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित शब्दों के युग्म का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले युग्मों का सही अर्थ बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा,
अम्ब का होता माता और पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके भवन और भुवन, तो हमारा क्या होगा, भवन घर और भुवन हो जाएगा हमारा संसार। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने होंगे। तो ये भी हमारे सभी छात्रों ने कल मित्र का सखा दोस्त, वो भी आप कई प्रकार के अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, द्विज यहाँ पर ब्राह्मण एक पक्षी लिखा है, तो ये भी हमारे सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें जिसका कहीं अंत ना हो। अनंत हो जाएगा, कम बोलने वाला, मितभाषी क्या हो जाएगा, मितभाषी। इसके बाद हमारा आता है जिस निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को अब शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर कह रहा है पुत्री पराया धन होता है, तो आप लिखेंगे पुत्री, यहाँ पर क्या होगा, पुत्री पराया धन होती है, तो ये हमारा सही जवाब होगा, पुत्री पराया धन होती है। इसके आज मेरा बड़ा भाई आ गया, आज मेरा बड़ा भाई, मेरा आज बड़ा भाई आ गया, ये होगा, क्या होगा, मेरा आज बड़ा भाई आ गया। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, नहीं होगा, तुम मुझे पुस्तक दे दो, तुम मुझे पुस्तक दे दो। मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, यानी कि मैंने इस लड़के को पढ़ाया है। इस प्रकार के हमारा ये यहाँ पर सही शुद्ध वाक्य होंगे। इसके बाद आपको खड़ू रस और शांत रस में आपको लक्षण बताते हुए एक एग्जाम्पल भी लिखना था, तो वो आपने लिख दिया होगा। श्रेष्ठ अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को आपने यहाँ पर लक्षण व एग्जाम्पल सहित आपको लिखना है। चौपाई व दोहा छंद भी आपको यहाँ पर किसी एक का ही लिखना है। इसके बाद छात्रावास की जीवन शैली विषय आने पर अपने मित्र को पत्र लिखना है। यहाँ पर अथवा में कह रहा है कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री को ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था बच्चों को, ये आपका आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने किस टॉपिक पर आंसर लिखा है। अगर जिन छात्रों ने विथ हेडिंग लिखा है तो उनको यहाँ पर 7, 9 में आप हुआ तो 8 या नंबर पक्का मिलेंगे। ठीक है, अगर जिन छात्रों ने विदाउट हेडिंग लिखा है मतलब कि तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने हेडिंग डालकर लिखा, कैसे लिखा है, हेडिंग बनाकर लिखा है, रूपरेखा लिखा है, सारा कुछ ऐसे लिखा है, मैंने वीडियो में बता रखा है आपको निबंध कैसे लिखना है, सारा कुछ पहले मैंने बता रखा था, तो आप लोगों ने वैसा किया होगा। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने किस टॉपिक पर निबंध लिखा है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि सभी लोगों को जय हिंद, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें।